तो फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहाँ कुछ गांव के कुछ लोग एक रिचुअल जादू की तैयारी कर रहे थे। ये बात 15 साल पहले की है। ये लोग एक खतरनाक ताकत को खुश करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति, वो राक्षस उनके गांव को नष्ट करना चाहती है। अब वो शक्ति चिल्लाने लगी। उसकी आवाज भेड़िए के रोने जैसी थी। तभी रिचुअल करने वाले आदमी की तबीयत खराब हो गई और वह गिर पड़ा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर बाकी गांव वाले बहुत डर गए और भागने लगे। जब वे व्यक्ति नदी पर गए तो वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अब जब वो पलटा तो उसका चेहरा बड़ा अजीब था, जो देखते ही देखते भेड़िया जैसा हो जाता है। अब यहाँ जोरदार चीख की आवाज आई और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक होटल में आ जाता है। दरअसल ये पूरी कहानी वहाँ बैठा एक अंधा आदमी बता रहा था। ये सुनकर बच्चा डर के मारे रोने लगता है। ये देखकर होटल का वेटर अंधे आदमी को थप्पड़ मारता है और डांटता है कि पागल इंसान, इतनी रात को बच्चे को मत डराओ, अपनी कहानी बंद करो। जिस पर अंधा आदमी कहता है, यह कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, जिसके चलते इस होटल में एक ड्रामा ग्रुप के लोग रुके थे। वो लड़की भी और उसकी माँ भी। अब इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस अधिकारी यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगल से एक खतरनाक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे वे अपने साथ लेकर आए थे। इंस्पेक्टर सभी को बताता है कि जब तक इस हत्यारे को इस होटल में रखा जाएगा, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। एक आदमी दूसरे से कहता है कि मैंने सुना है कि यह हत्यारा बहुत खतरनाक आदमी है, वो जादू भी करता है। अब इंस्पेक्टर और सिपाही के अलावा बाकी सभी अधिकारी सुरक्षा के लिए होटल से बाहर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर सभी से कहता है कि अगर आप हत्यारे की मदद करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं उसके साथ तुम सबको भी मार डालूंगा। ये सुनकर सभी लोग डर गए कि बारिश की वजह से हम लोग कहाँ फंस गए हैं। अब ये होटल बिल्कुल उसी जगह पर था जैसी कहानी वो अंधा आदमी बता रहा था। वो झील के पास है और झील के उस पार गाँव था। इस बात को नजरअंदाज करते हुए ड्रामा ग्रुप के लोग बताते हैं कि हम लोग उसी गांव में नाटक बनाने आए हैं। तब ड्रामा ग्रुप का मुखिया कहता है कि अंधे आदमी की बात बिल्कुल सही है, वहाँ कोई इंसानी भेड़िया नहीं बना था, लेकिन एक आदमी था जिसका नाम चांग था। उसने एक ऐसी औरत से शादी की थी जो डायन थी। फिर नाटक मंडली का मुखिया एक कहानी सुनाता है जो उन 15 सालों की आगे की कहानी थी। गाँव में हम चांग को देखते हैं जो घरेलू सामान बेचता था और जुआ खेलता था, लेकिन अक्सर हार जाता था। उसने गांव के एक अमीर खतरनाक आदमी से पैसे उधार लिए थे और अब पैसे नहीं लौटाने पर वो चांग की जान लेने पर उतर आया था। तो अपनी जान बचाने के लिए चांग उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं 2 दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। जिस पर खतरनाक आदमी हंसते हुए कहता है, ओह ठीक है, अब 2 दिन में ही ठीक है, लेकिन अगर 2 दिन में पैसे नहीं आए तो मैं तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा। तभी यहाँ युआन नाम का एक लड़का आता है जो अपने आखिरी पैसे लौटाने आया था। तभी एक आदमी चांग को बताता है कि उस पर भी बहुत कर्ज था, लेकिन अब इसने अपना सारा कर्ज भी चुका दिया है और अब वो बहुत अमीर भी है। ये सुनकर चांग को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो भी मेरी तरह गरीब था। वो जुआ खेलता था, फिर अचानक उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए? सच्चाई का पता लगाना होगा। इसी सोच के साथ वो युआन का पीछा करता है और देखता है कि वो कब्र खोद रहा था। तभी उसी समय पर चांग वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, ओह तो तुम ऐसे माला माल हुए, तुम कब्र के अंदर मुर्दों के गहने चुरा लेते हो, इसे बेचकर तुम अपना कर्ज चुकाते हो। 1 मिनट रुको, मैं जाकर सबको बताता हूँ। युआन उसे रोकता है और कहता है, रुको रुको, ऐसा मत करो। ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा और मैं तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लूंगा। बोलो मंजूर है? अब जब चांग ने हाँ कहा, फिर वो उसे एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है। उसे खोदते खोदते वो एक गुफा के नीचे आ जाते हैं। अब चांग को ये जगह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन युआन को इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता था। यहाँ अजीब सी पीली जड़ें थी जिसकी त्वचा चिकनी दिख रही थी। उन जड़ों से एक बहुत बड़े भेड़िए का सिर निकल रहा था जिसका आकार बहुत बड़ा था और वो चीख रहा था। उसे देखकर चांग की हालत खराब हो गई, लेकिन युआन ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, मैंने एक आदमी की बातें सुनी थी जिसके अनुसार हमें यहाँ सोना मिलेगा। अब वो भेड़िए के पास बने ऊंचे स्थान पर खड़े थे। युआन भेड़िए के खाने के लिए अपने साथ एक जानवर का पैर लाया था, जिसे वो जंजीर से बांधकर उसके मुंह के पास ले जाता है। मांस को सूंघकर भेड़िया अपना मुंह खोलता है। युआन ने जानवर का पैर उसके मुंह में डाल दिया, लेकिन वो तो उसे जंजीर समेत ही खाने लगा। अब युआन ने जंजीर को कस दिया, लेकिन भेड़िए ने उसे अपने दांतों में बींच लिया था। ये देखकर चांग भेड़िए के मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल देता है। अब चोट लगते ही उसने अपना मुंह खोल देता है और फिर जानवर का पैर भी जंजीर के साथ बाहर आ जाता है, लेकिन उस पर बहुत सारा चमकीला तरल पदार्थ लगा हुआ था जो सोने का था। फिर युआन ने उसे उठाया और दौड़ने लगा, जिसके पीछे चांग भी दौड़ता है। लेकिन अब अचानक वहाँ जल रही सभी मशालें पीली से हरी हो गईं। ये देखकर युआन अपनी आंखें बंद कर लेता है और चांग को जल्दी से अपनी आंखें बंद करने को कहता है और कहता है, जब तक हम गुफा से बाहर नहीं चले जाते मत खोलना, नहीं तो वो पकड़ लेंगे। अब चांग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो उससे पूछता है, हमें कौन पकड़ेगा? लेकिन युआन कुछ नहीं कहता क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। चांग को अपने पिछले से एक आहट महसूस हुई
उसने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने उसे छुआ तो पता चला कि वो एक लड़की की कमर थी। तभी चांग ने अपनी आंखें खोल दी, जहां उसके सामने एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया और वो भेड़िया बन जाती है। अब जैसे ही चांग ने अपनी आंखें बंद की तो उसने खुद को एक महल में पाया, जहां बहुत सारे राक्षस बैठे हुए थे, जिनके चेहरे भेड़ियों जैसे थे। उनमें से एक का कहना है कि हम सालों से चैन की नींद सो रहे हैं, परंतु इसने आकर हमारी शांति नष्ट कर दी। हमें इजाजत दीजिए, हम इसे मार डालेंगे। जिस पर राजा सहमत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ चांग उसके सामने गिड़गिड़ाता है और अपनी जान की भीख मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है। जिस पर मास्टर कहते हैं, ठीक है, यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें हमारे परिवार के किसी भेड़िए से विवाह करना होगा। अब चांग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सहमत हो जाता है और उस भेड़िए से शादी करके उसे अपने गांव ले आया। लेकिन यहाँ उनका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उस समय वहाँ ड्रामा ग्रुप का मुखिया भी मौजूद था, जो होटल में बैठकर सबको कहानी सुना रहा था। उसका कहना है कि बाद में उन्हें पता चला कि भेड़िया एक डायन थी, जिसके साथ चैंग ने शादी की थी। अब ये सुनकर अंधा खुश हो जाता है कि मेरी कहानी सच निकली और यही ड्रामा ग्रुप के मुखिया की कहानी पूरी हुई। अब वो कातिल अनाप शनाप बकने लगता है, कहता है कि अंधे आदमी और ड्रामा ग्रुप के मुखिया ने अपनी कहानी तो सुना दी, अब मेरी बारी है, मेरी कहानी से ही तुम शायद सच्चाई का पता लगवा सकते हो। ये कहकर वो कहानी सुनाने लगा। 15 साल पहले एक मिनिस्टर अपने मास्टर के साथ उस भेड़िए गांव जा रहा थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो गांव में कोई नहीं था। वहां रहने के लिए केवल 2 ही स्थान बचे थे, एक होटल और एक छोटा सा घर। ये लोग होटल के अंदर जाने लगे, लेकिन तभी मालिक को एहसास हुआ कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है और वो वहाँ बंधी भेड़ बकरियों को बड़े ध्यान से देखने लगा। फिर जब वो अंदर आया तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे जो उनका स्वागत करते हैं। फिर होटल के मालिक ने इन लोगों के लिए एक पूरा बकरा पकाया और वो कोई और नहीं बल्कि चैंग था, लेकिन उनका चेहरा आम लोगों जैसा नहीं था, वास्तव में ये पीला था। अब एक बूढ़े आदमी कहता है कि हम इतने बड़े बकरे की कीमत नहीं चुका पाएंगे, जिस पर चैंग कहता है कि कौन इसके पैसे मांग रहा है, आप बस मुझे खाना बनाने के पैसे दे दीजिए और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए कि हम बकरे को बड़े मजे से खाएंगे, वो भी कम पैसों में। अब चैंग उन्हें एक खास तरह का दूध पीने को देता है। मास्टर पूछता है कि गांव वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब लोग कहाँ गए? जिस पर चैंग बताता है कि दरअसल हमारे गांव में एक खतरनाक बीमारी फैली थी, इसलिए सभी लोग गांव छोड़कर दूर दूर रहने लगे। अब यहाँ केवल मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा रहते हैं। वे जैसे ही बकरा खाने लगे, लेकिन यहाँ मास्टर ना खुद खाने को हाथ लगाते हैं और ना ही अपने मिनिस्टर को खाने देते हैं, बल्कि दोनों उठकर बाहर आ गए। मिनिस्टर उनसे पूछता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो? मास्टर जवाब देता है कि तुम अंदर अपना फेस कवर पहनो और चारों ओर देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी मिनिस्टर खिड़की के अंदर देखता है तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, सभी लोग बकरा खा रहे थे। लेकिन जब उसने कवर पहनकर देखा तो देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल वो लोग जो खा रहे थे वो बकरा नहीं था, बल्कि इंसान का मांस था। फिर वो बाहर देखता है जहाँ भेड़ बकरियां बंधी थी, पर आश्चर्य वे भेड़ बकरियां नहीं बल्कि मनुष्य थे, जो यहाँ भेड़ बकरियों की तरह बंधे हुए थे। मास्टर उसे बताता है कि यहाँ एक खतरनाक ताकत है, जिससे हमें इस गांव और यहाँ के लोगों को बचाना है। इतना कहकर मास्टर कुछ मंत्र पढ़ता है और तलवार पर फूंक मारते हैं और वह मिनिस्टर को दे देते हैं, ये कहकर कि यहाँ जो खतरा है वो एक राक्षस है जो इंसान का मांस खाता है, क्योंकि यह उसे शक्तिशाली बनाता है और आज हम उसे खत्म कर देंगे। जैसे ही गुरु की बात पूरी हुई, मिनिस्टर को अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई, इसलिए उसने एक छोटी तलवार ली और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक रुक गया क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था जो अंदर बैठकर खाना खा रहा था। मास्टर कहते हैं कि इसने होटल का वो खास तरह का दूध नहीं पिया होगा। ये सुनकर अधिकारी काफी हैरान रह गया कि आपको कैसे पता चला? तो मास्टर उसे फेस कवर लगाकर सच्चाई दिखाता है, जहाँ गांव के लोग भेड़ बकरियों की तरह लग रहे थे, लेकिन असल में वे इंसान थे, जिन्हें टांग से पकड़कर चैंग अपने साथ ले जा रहा था। मास्टर का कहना है कि चैंग असली राक्षस नहीं है, वो तो बस उसका गुलाम है और अब हमें असली राक्षस को ढूंढना है। तो तीनों उस घर तक पहुंचते हैं और हर जगह तलाश करते हैं, जिसके बाद वे बेसमेंट में आ गए जहां चांग का बेटा सामने खड़ा था। वो उसे देखते ही कुछ मंत्र बोलता है और अपना मुंह खोल देता है और उनकी तरफ खतरनाक धुआं फेंकता है। ये देखकर मास्टर को डर नहीं लगता, बल्कि वह अपने जादू से एक ढाल बना लेता है और उसके हर हमले का सामना करते हैं, जिसके बाद चैंग का बेटा पुतला बन जाता है और ये लोग उसे पार करके एक कमरे में आ जाते हैं जहां खून, मांस और ऐसे ही कटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे। एक जगह चैंग भी खड़ा था जिसके हाथ में चाकू था और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। पुलिस अधिकारी उस पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने सभी गांव वालों को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। अब अचानक चैंग एक महिला की आवाज में बात करने लगता है, जिससे मास्टर समझ जाता है कि वो राक्षस कहीं और नहीं बल्कि चैंग के अंदर ही है। ये सुनकर ऑफिसर चैंग के माथे पर गोली मार देता है और उसे वही ढेर कर देता है और कहता है कि अगर उसके अंदर शैतान है तो क्या हुआ, पुलिस को राक्षसों से भी डर नहीं लगता। लेकिन अचानक चैंग उठता है और उस ऑफिसर के माथे पर चाकू मार देता है और मुंह से ढेर सारा काला लिक्विड निकालता है
और लिक्विड से एक आदमी बनकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर मास्टर समझ जाते कि यह राक्षस है, इसलिए जैसे ही वो उन पर हमला करने आया, मास्टर ने उससे लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ मिनिस्टर उनसे नहीं लड़ पाता क्योंकि राक्षस ने उसे उठाकर फेंक दिया था। फिर अपनी जान बचाने के लिए वह मिनिस्टर को बाहर निकाल देते हैं और अकेले ही राक्षस से लड़ने लगते हैं। और अब मास्टर और राक्षस के बीच एक खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। जैसे ही राक्षस अपनी खतरनाक शक्तियों के साथ हमला करने आता है, मास्टर आसानी से उसके हमले को रोकता है और उसे दीवार से मारता है। कुछ देर तक उनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और मास्टर बाहर गिर गए मिनिस्टर की गोद में। मास्टर की हालत बहुत खराब थी। उन्हें इस तरह देखकर मिनिस्टर बहुत दुखी होते हैं। मास्टर उसे बताता है कि उस राक्षस के पास 5 स्किन्स हैं, जिनमें से मैं केवल 3 को ही नष्ट कर पाया हूँ। केवल 2 बचे हैं, लेकिन उन स्किना को ठीक होने में 5 साल लगेंगे। फिलहाल तो राक्षस भाग गया है, लेकिन 15 साल बाद वापस आएगा। फिर तुम्हें उससे लड़ना होगा और उसे खत्म करना होगा। इसलिए जो मंत्र और अनुष्ठान मैंने तुम्हें सिखाए हैं, उनका अच्छे से उपयोग करो, वे ही काम आएंगे। इतना कहकर मास्टर उसके हाथ में अपनी जान दे देते हैं और मिनिस्टर उसे गोद में लेकर रोने लगता है। अब सीन उस हत्यारे के पास वापस आ गया जो कहानी सुना रहा था। पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर ही था। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं इस दिन का 15 साल से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो राक्षस, जो वास्तव में भीड़ में एक राक्षस है, आज आएगी। ये सुनकर पुलिस अधिकारी कहता है कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करें। जवाब में हत्यारा कहता है कि सिर्फ मैं ही उससे लड़ सकता हूँ। अब अचानक बिजली गिरती है, जिसके साथ भेड़िए की चीख आने लगती है। साथ ही कुछ मंत्र भी सुनाई दे रहे थे। आवाजें सामने वाली मूर्ति से आ रही थी। हत्यारा कहता है, मेरी हथकड़ी खोल दो, मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ। अब इंस्पेक्टर को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगा। तभी वो हथकड़ी खोलने लगता है, लेकिन फिर वो महिला रोती है, चिल्लाती है और कहती है, रुको, इसे मत खोलो, वह झूठ बोल रहा है। गुस्से में कातिल कहता है, उसकी बात मत सुनो, क्योंकि यह वह राक्षस है, भेड़ नहीं है। ये सुनकर पुलिस अधिकारी उस पर बंदूक तान देता है। तो यहाँ वह भी अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि हमारे गांव की हालत बहुत खराब थी। इतनी गरीबी थी कि खाने पीने को कुछ नहीं था, जिसके कारण लोग मर रहे थे। फिर गांव के हालात देखकर बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि हम यहाँ कुछ मास्टर से यहाँ अनुष्ठान करवाते हैं, ताकि गांव में कोई भी बुरी चीज हो तो वो भाग जाए और यहाँ की स्थिति बेहतर हो जाए। उन मास्टर्स में से एक ये हत्यारा था, और जिस चैन की वो बात कर रहा है वो हमारे ही गाँव का था। लेकिन न तो वो गरीब था और न ही जुआरी, वो तो भला आदमी था। दरअसल वो बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने गांव में सभी की मदद की। उन्होंने अकाल की स्थिति में लोगों को खाने के लिए अनाज दिया। मैं उसे अच्छा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने मेरी भी मदद की थी। एक दिन जब वो अनाज बांट रहा था, तभी युवान रोता हुआ उसके पास आया और बोला, कृपया मेरी मदद करें, मेरी माँ बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। ये सुनकर चांद के भाई ने कहा, भाई इसे अनाज दे दो, पर 1 रुपया भी मत देना। तुम्हें मालूम नहीं वो 1 नंबर का जुआरी है। इस पर चांद कहते हैं, नहीं भाई, माँ के नाम पर कौन झूठ बोल सकता है। ये कहकर उसने युवान को बहुत सारे पैसे दिए। महिला रोते हुए कहती है कि वो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन ये हत्यारा बहुत बुरा आदमी था, उसने चांद के साथ अच्छा नहीं किया। अब ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, उनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। अब बाहर से भेड़िए की आवाज आ रही थी, जिसके साथ गाने की आवाज भी आने लगती है। इंस्पेक्टर तेजी से बाहर आया और अपने लोगों से पूछता है, क्या तुमसे किसी ने गाना गाया? इस पर वो कहते हैं नहीं। अब इंस्पेक्टर को डर लगने लगा। तभी वो महिला पर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम ही वो राक्षस हो। वो रोते हुए बोली, नहीं, मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ मत करो और कातिल को बिल्कुल मत खोलो। अब कांस्टेबल उसे हथकड़ी लगाने जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगा और वो नीचे गिर गया। अब हत्यारा सबको बताता है, देख लिया आपने, यही राक्षस है और अब वो सबको मार डालेगी। जिस पर वो फिर रो पड़ी और बोली, नहीं नहीं, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। अब इंस्पेक्टर को पता नहीं क्या हुआ। वो हत्यारे की हथकड़ी खोलता है और अपनी बंदूक उठा लेता है और पुलिस अधिकारियों को गोली मारता है और उन्हें मार डालता है। कांस्टेबल जिस पर हमला हुआ, वो अपने साथियों पर भी बंदूक से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। ये देखकर बाकी लोगों के होश उड़ गए। अब इंस्पेक्टर और हत्यारा एक साथ मिलकर एक पुलिस अधिकारी को डांटते हैं जो मरने वाला था। उनका कहना था कि तुम लोगों को हमारी योजना मान लेनी चाहिए थी। ये कहते हुए इंस्पेक्टर यहाँ एक राज खोलता है। जिस वक्त इंस्पेक्टर और वो अधिकारी हत्यारे को ले जा रहे थे, वो हत्यारे से बात करता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूंगा। वो सारा पैसा जो तुम हमें देना चाहते हैं वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उनकी डील फाइनल हो गई, जिसके अनुसार इंस्पेक्टर को हत्यारे को होटल लाना था। यहाँ इंस्पेक्टर, हत्यारा और वो जिसे दौरा पड़ा था, वो कांस्टेबल आपस में मिले हुए थे, जो होटल के बाकी लोगों को गोली मार देते हैं, ड्रामा ग्रुप के लोग को और औरत और हर किसी को। बस वो अंधे आदमी और बच्ची को कुछ नहीं करते। अब हत्यारा अंधे आदमी के पास आता है और कहता है, वो भेड़िया दानव यहाँ आया था और उसने यहाँ सभी को मार डाला। अब यहाँ सिर्फ हम ही बचे हैं। जिस पर अंधा व्यक्ति फिर से बोलने लगा कि मैंने पहले ही सबको सचेत कर दिया था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी।
तो अब हमें पता चला कि यहाँ कोई राक्षस या भूत नहीं है, दरअसल ये हत्यारे द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। अब हत्यारा महिला के पास गया जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो रोने लगती है और याद करती है कि तब क्या हुआ था। चांद गांव वालों को अनाज देकर उनकी मदद कर रहा था। अगर किसी को जरूरत होती तो वो पैसे भी दे देता, लेकिन ऐसे इंसान का भला करने की बजाय, उसे धन्यवाद देने के बजाय गांव वाले उसका फायदा उठाने लगे। वे अपना काम काज छोड़कर आलसी हो गए थे। अब यहाँ एक अमीर आदमी एक जुआरी को पीट रहा था। जुआरी कोई और नहीं बल्कि हत्यारा था। उसने एक अमीर आदमी से कर्ज लिया था। वो हत्यारे को ये बताता है, यदि तुम 5 दिन में पैसे वापस नहीं करते तब मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा। ये सुनकर युवान हत्यारे की मदद के लिए आगे बढ़ा। वो हत्यारे से कहता है कि चलो चांद के पास चलते हैं, वो मूर्ख है, चलो कोई बहाना बनाकर उससे पैसे ले लेते हैं। लेकिन जब वे वहाँ गए, वहाँ चांद नहीं बल्कि उसका भाई था। उसने उन्हें धक्का देकर भगा दिया क्योंकि वह जानता था कि ये लोग मेरे भाई की रहमदिली का गलत फायदा उठाते हैं। अब हालांकि चांद सभी के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी गांव वाले उनसे और उनके परिवार से नफरत करते थे और उस रात वे उसके बारे में अजीब बातें कहने लगे। चांद के पास इतना पैसा कहाँ से आया? और सुनने में आया है कि जब से उनकी शादी हुई है तब से वह अमीर हो गया है। उनकी पत्नी भी बेहद खूबसूरत है। युवान और हत्यारा एक योजना बनाते हैं। वे अगले ही दिन नींद की गोली खरीदकर चांद के घर आए और यहाँ काम करने वाली लड़की से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे लिए एक काम करो, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे, तुम बस इस दवा को चेन की पत्नी और उसके बेटे के खाने में मिला दो। अब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही महिला है जो घायल अवस्था में अपने ये समय याद कर रही है। अब वो बहुत डर गई थी, इसलिए वो ऐसा करने से साफ मना कर देती है। लेकिन युवान जानता था कि वो मन ही मन चांद से प्यार करती है। तभी वो उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो उसकी पत्नी से तुम मुक्त हो जाएगी और तब चांद तुम्हारा होगा, केवल तुम्हारा। ये सुनकर वो गुमराह हो गई और उनका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस यही छोटी सी गलती उसके लिए बहुत बड़ी गलती थी। अब जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दम तोड़ देती है। अपनी माँ को मरता देख लड़की रोने लगती है। हत्यारा लड़की को मारना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर ये कहकर उसे रोक देता है कि अगर वो किसी को कुछ भी बताती है तब कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये तो साफ है कि वो एक बच्ची है। अब इंस्पेक्टर अंधे को गोली मारने जाता है, जहाँ इस बार हत्यारा उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर वह मर गया तो फिर राक्षस की कहानियां हर जगह कौन फैलाएगा, क्योंकि ऐसी कहानियों की वजह से ही हम बच सकते हैं। गांव वालों को शक हम पर नहीं होगा बल्कि कहानी वाली राक्षस भेड़िया पर होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। इसी बीच उन्हें लेने के लिए नाव भी आ गई। जब लोग नाव पर सवार होकर जा रहे थे, फिर इंस्पेक्टर हत्यारे से पूछता है कि तुमने 15 साल पहले इतना बड़ा काम किया, तो मुझे बताओ कि तुमने चांद की पत्नी और उसके बच्चे के साथ क्या किया। फिर हत्यारा अगली बात बताता है कि चांद की पत्नी और बच्चे को बेहोश करने के बाद हमने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें जंगल में ले गए। हम उन्हें वापस करने के बदले चांद से भारी कीमत मांगना चाहते थे और यही हमारी योजना थी। लेकिन रास्ते में युवान उसकी पत्नी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सही समय पर उनकी पत्नी को होश आ गया। उसने युवान को जोर से लात मारी और वो अपने बच्चे को लेकर भागने लगी। तभी युवान भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब चांद को पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चा गायब हैं, तब उसे लगा कि शायद शिकारियों का समूह उन्हें ले गया है। इसलिए वह घर घर जाकर लोगों से मदद मांगने लगा। वो उनसे अपने साथ आने का आग्रह करता है और मेरी पत्नी और बच्चे को बचाने को कहता है, लेकिन कोई भी उनके साथ आने को तैयार नहीं था। ये देखकर उसका भाई गुस्से में कहता है, आप किन बुज़दिल लोगों से मदद मांग रहे हो, चलो हम खुद ही चलते हैं। लेकिन यहाँ 4-5 अच्छे लोग थे जो मदद के लिए तैयार थे और अब सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और सभी लोग अलग अलग जगह पर चांद की पत्नी और बेटे की तलाश शुरू कर देते हैं। उधर वो दोनों दौड़ते हुए गिर जाते हैं। अब युवान चांद की पत्नी की गर्दन पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। कातिल उन लोगों को समझाया है कि प्लीज उसे मत मारो, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है, लेकिन वह नहीं रुकता। वो उसकी गर्दन दबाता रहता है। चांद की पत्नी चिल्लाई, जिसे चांद के भाई ने सुन लिया, इसलिए वह यहाँ आता है और युवान को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ वो दोनों चांद के भाई को पीट देते हैं। इस बीच चांद की पत्नी की भी हत्या हो जाती है और इसके साथ ही वहाँ से भेड़िए की आवाज आने लगती है। इस समय गांव वाले जंगल में अनुष्ठान कर रहे थे और यह वही सेंस है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया। भेड़िए की आवाज सुनकर ये लोग डर के मारे भागने लगे। अब उनमें से 2 लोग कातिल और युवान को देख लेते हैं कि उन्होंने चांद की पत्नी की हत्या कर दी है। वही चांद के भाई को भी बुरी तरह पीटा है। वे दोनों बहुत डर गए। वे हाथ उठाकर वहीं खड़े हो गए। तभी शिकारियों का दल भी इधर आ गया, जिसका मुखिया युवान के सिर पर बंदूक रख देता है। अब यहाँ युवान उससे भी कहता है कि हमारे साथ सौदा कर लो, तुम चांद को कुछ मत बताना और हम उससे बहुत सारा पैसा मांगेंगे। अब यहाँ मुखिया को मालूम था कि चांद बहुत दयालु व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। अब तभी चांद का बेटा युवान की बाह पर काट लेता है। युवान बच्चे को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे बच्चे की मौत भी हो जाती है। अब ये देखकर चांद का भाई आग बबूला हो गया, इसलिए वो हुयोन को लेकर नीचे खाई में कूद जाता है और अब केवल हत्यारा ही जीवित बचा था। वो मुखिया से कहता है
अब चांद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। लेकिन मुखिया उसे काया कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी हत्यारा उसकी बंदूक छीन लेता है और एक आदमी को गोली मार देता है और कहता है, क्या कहा काया? क्या तुमने देखा? मैं काया नहीं हूँ। लेकिन मुखिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना ग्रुप लेकर वहां से चला जाता है। अब केवल एक कर्मकांडी ही बचा था। तभी हत्यारा उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम गांव वालों को कहोगे कि चांद की पत्नी, उसका बेटा और उसके भाई को एक राक्षस भेड़िए ने मार डाला। अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। और अब ये साफ हो जाता है कि इस आदमी ने यह अफवाह हर जगह फैलाई थी कि भेड़िया राक्षसी ने सभी को मारा है। उसी कहानी को अंधा आदमी सबको सुनाता। अब हत्यारा शिकारियों के मुखिया को भी मार डालता है और उसकी जगह वो मुखिया बन जाता है। यहाँ हत्यारे की बात पूरी हुई। सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर उसकी तारीफ करता है कि वाह, क्या बढ़िया योजना थी। जिस पर हत्यारा कहता है, फिर भी मेरा प्लान फेल हो सकता था। अफवाहें झूठी साबित हो सकती थी, लेकिन ये जो आपके कांस्टेबल ने नकली भेड़िया बनकर एक्टिंग की, पहले उन्होंने आवाज निकाली फिर गाना गाया, उनकी एक्टिंग की वाकई तारीफ करनी होगी। ये सुनकर कांस्टेबल हैरान हो जाता है और पूछता है कि यह किसने किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इंस्पेक्टर और हत्यारा दोनों ये सुनकर हैरान हो गए कि अगर उन्होंने गाना नहीं गाया तो गाना किसने गाया। वे यही सोच रहे थे कि तभी गाने की आवाज फिर से आने लगती है, और वो भी कहीं दूर से नहीं बल्कि इसी नाव से। अब वो लड़का खड़ा था जिसने टोपी पहनी हुई थी। वो अपनी टोपी उतार देता है, जो कोई और नहीं बल्कि चांद का भाई था। हाँ, वो घाटी में गिर गया, लेकिन वो मरा नहीं, वो बच गया था, जिसे 15 साल से हत्यारे की तलाश थी और आज वो उसके हत्थे चढ़ गया। वो होटल के बाहर यह डरावना गाना भी गा रहा था। उसने इस नाव में बम लगाया था। जैसे ही वो उसमें विस्फोट करता है, वो पानी में कूद जाता है। नाव में जोरदार धमाका हुआ और वे तीनों बहुत बुरी मौत मरते हैं। अगली सीन में हम चांद के भाई को उसके गांव में देखते हैं। एक लड़की चांद के भाई को अपनी ओर खींच लेती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो इस कहानी को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइफ में किसी भी अफवाहों पर विश्वास करने से